वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका 11th क्लास का पहला चैप्टर जो कि आज 4th वीडियो है यानी कि 4th लेक्चर है, उसके पहले 3 लेक्चर मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। पहला चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, और यहाँ इसके पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस फिगर्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, ये नियम आज की जो मॉडर्न यानी कि एटम की डिस्कवरी से पहले के हैं। आज किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है तो हम उसकी वैलेंसी को देखकर यानी कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का निर्माण कर लेते हैं। किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी यानी कि किसी एटम की कितनी वैलेंसी होती है, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। उसके पहले आपके गैसों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, और वहाँ से उन्होंने कुछ लॉ निकाले थे, और उन लॉ के अकॉर्डिंग फिर बाद में आपकी वैलेंसी सामने आई। ऐसे ही कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसमें पहला लॉ जो है वो लेवेसियर द्वारा दिया गया था, ठीक है, और उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो दिया गया था वो लेडोल्ट द्वारा दिया गया था। लेवेसियर ने जो रूल दिया था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या जिसको द्रव्य की अविनाशता का नियम भी कहते हैं। तो पहला रासायनिक संयोग का जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण या अविनाशता का नियम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन देने वाला था लेवोसियर। और ये रूल दिया गया था 1774 में, और लेंडोल्ट द्वारा इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया। अब ये नियम क्या है? तो नियम ये कहता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर जो क्रिया करने वाले क्रियाकारक होते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? निश्चित होगा। यानी कि वह उत्पाद में बदलने पर न तो नष्ट होने वाला है, यानी कि क्रियाकारक उत्पाद में प्रकट हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान की दृष्टि से वह आपका क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये नियम ये कहता है कि द्रव्य की न तो उत्पत्ति होती है वह न ही नष्ट होता है। सिंपल सा है। यानी कि जब भी कोई परिवर्तन हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, तो किसी भी परिवर्तन में द्रव्य की न तो उत्पत्ति होगी और न ही वह नष्ट होगा। यानी कि यूँ कहा जा सकता है शॉर्ट में कि यूनिवर्स में आपका जो मैटर है वो कांस्टेंट है, केवल उसको रूपांतरित किया जा सकता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में, यानी कि आप किसी तत्व को लेते हैं तो उसको आणविक रूप में, यौगिक के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वह आपका नष्ट न होगा और न ही उस परिवर्तन में कोई नया द्रव्यमान उत्पन्न होने वाला है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर निर्माण में H2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? H2O। ये आपका एक केमिकल चेंज है। यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान या मास है वो 1 × 2 यानी कि 2 है, और हाफ O2, तो O2 का जो मास होता है आपका कितना होता है? 32। 16 एक का, तो 16 + 16 32, और 32 में से हाफ है, यानी कि इसका हमने कितना मास लिया है? 16। और यहाँ पर हम मास देखते हैं तो 2 + 16 = 18, और क्रियाकारक जो है रिएक्टेंट है इनका मास भी कितना है? 18 है। यानी कि अगर आप इसको मैं वेट के रूप में बोलूँ तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन को लिया जाए तो 18 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? जल प्रकट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आपने कुल क्रियाकारक कितने लिए? 18 ग्राम। वापस प्रोडक्ट भी कितना मिला आपको? 18 ग्राम मिला है। ठीक है ना? इसको एक तरीके से और कहा जा सकता है, या यूँ कह सकता हूँ मैं कि क्रियाकारक का द्रव्यमान किसी भी रासायनिक परिवर्तन में क्रियाकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। ओके,
और यदि क्रियाकारक संपूर्ण रूप से उत्पाद में ना बदलें तो क्रियाकारक का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? उत्पादों का द्रव्यमान प्लस अक्रिय क्रियाकारकों का द्रव्यमान। जैसे मैं यहां पर H2 लेता हूं और O2 लेता हूं, निर्माण आपका H2O का हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 ग्राम लिया है, इसको मैंने 32 ग्राम लिया है, लेकिन यहाँ पर कितना बना है आपका 18 ग्राम। तो इस प्रोसेस के अंदर आपका H2O कितना होगा? 18 ग्राम होगा। H2 कितना? 2 ग्राम लिया है, बचेगा कितना? तो 0 बचेगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर आधा मोलिक्यूल काम आएगा, तो 16 ग्राम रेस्ट अमाउंट बच जाएगी। ये आपका उत्पाद होगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया है, उसमें से 16 ग्राम या कन्वर्ट हुआ, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग बच जाएगी, रेस्ट रहेगी, जो कि अक्रिय रहेगी। तो क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्या हो जाता है? जितने क्रियाकारक आपने लिए हैं वो उत्पाद में बदल जाते हैं। अगर सारे ही कुछ भी ना बचे तो क्रियाकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान होगा। लेकिन यदि संपूर्ण क्रियाकारक उत्पाद में ना बदले तो ऐसी स्थिति के अंदर क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान का जो टोटल आएगा वो किसके बराबर होगा? उत्पादों का द्रव्यमान प्लस रेस्ट आपके क्रियाकारक कितने बच जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं। ये आपका पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। समझ में आया कि द्रव्य की न तो उत्पत्ति संभव है, न ही उसे नष्ट करना संभव है। ठीक है ना? केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रोल है, मतलब लॉ है। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। सेकंड जो लॉ है आपका स्थिर अनुपात का नियम, जो कि जोसेफ प्राउस ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक जो कि किसी न किसी तत्व से बना है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बन जाता है? आपका यौगिक बन जाता है। तो किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है। यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर आप, जैसे H2O है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो लिया गया है तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होता है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रेशियो। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 को 2 तरीके से आपने प्राप्त किया है। एक प्राकृतिक तरीके से, यानी कि प्रकृति में उपस्थित था, और दूसरा आपने लैब में क्या किया? इसको संश्लेषित किया है, बनाया है। ठीक, और दोनों ही क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर यदि आप परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन को देखें तो कॉपर का परसेंटेज प्राकृतिक में 51.35% कॉपर प्रेजेंट था, 9.74% ऑक्सीजन था, और रेस्ट जो आपका बच गया है 38.91, ये आपका क्या था? कार्बन का परसेंटेज था। और जब आपने इसको लैब में बनाया, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया क्यूप्रिक कार्बोनेट को, तो वहाँ पर भी रेशो वही आया। ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी तरीके से बनाएं, पर उस यौगिक के अंदर उसके अवयवी जो एलिमेंट है उनका द्रव्यमान का जो प्रतिशत है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। या यूँ कह सकते हैं कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान के रूप में क्या करता है? संयोग करता है। ओके, ये आपका स्थिर अनुपात का नियम है। जैसे आप H2O को तैयार कर रहे हैं H2 + O2 के रूप से, और H2O बना लिया आपने, ठीक है ना। दूसरा आपने HCl लिया और उसके बाद इसकी NaOH से क्रिया करवाई, और आपने क्या बना लिया? H2O बना लिया, प्लस NaCl मिलेगा। अब दोनों तरीकों में आपने H2O बनाया, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर 2 और 16 है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका द्रव्यमान 2 और 16 है। और प्रतिशत की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2/18 है, क्योंकि टोटल कितना हो गया? 18।
तो 18 में से 2 है तो 2/18 इंटू 100 है, और यहाँ पर भी आपका 2/18 इंटू 100 ही होगा। ठीक, और इसी तरह से ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा 16 इंटू 100 और 16/18 इंटू 100। ओके, अब आप परसेंटेज निकाल लें तो 11.11% ये है, और आपका 98.99% ये होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 11.11% हाइड्रोजन होगी और 98.99% क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा। समझ में आया ये? चलो इसको उतार लो, नेक्स्ट लो देते हैं फिर। अब थर्ड लॉ जो है गुणित अनुपात का नियम, जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ये नियम क्या कहता है कि यदि दो तत्व परस्पर मिलकर दो से अधिक प्रकार के यौगिक या अणु बनाते हैं तो एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ने वाले द्रव्यमान हमेशा सरल अनुपात में होता है। एक तत्व जब किसी दूसरे तत्व से जुड़ता है और एक से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है तो उस तत्व के साथ दूसरे यौगिक के जुड़ने वाला जो द्रव्यमान होगा वो एक अनुपातिक रूप में सरल अनुपात में होगा। एक उदाहरण के द्वारा मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर एक तत्व मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या लिया, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक तो बनाता है H2O और दूसरा एक और यौगिक बनाया इसने H2 और O2 मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया गया। पहले वाले यौगिक में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन है ना, तो 16 ग्राम जुड़ा, और सेकंड वाले में 32 ग्राम जोड़ा इसने, यानी कि हाइड्रोजन एक बार ऑक्सीजन से 16 ग्राम जुड़ रहा है, दूसरी बार वह कितना जोड़ रहा है, 32 ग्राम को जोड़ रहा है। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के जुड़ने का जो अनुपात है 16:32, यानी कि 1:2 में ये एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन 1:1 में जुड़ा है, फिर आपका 1:2 में जुड़ रहा है द्रव्यमान की दृष्टि से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने का हाइड्रोजन के साथ अनुपात क्या हो गया, 1:2। एक उदाहरण और देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है और एक तो बनाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और एक बनाता है आपका NO2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का जुड़ना, पहले वाले केस में नाइट्रोजन के साथ कितना जुड़ा है, ये आप देखें, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कितना जुड़ा, 28 ग्राम, और दूसरे वाले में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कितना जुड़ रहा है, 14 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ जुड़ने का जो अनुपात है वो क्या आ गया आपका, 1:2। एक उदाहरण और देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके दो प्रकार के यौगिक बनाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने का द्रव्यमान क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम जुड़ा है और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना जुड़ा है, 32 ग्राम। तो इसका रेशियो क्या है, वापस 1:2, यानी कि सरल अनुपात में आता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो वह क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमान अनुपातिक रूप से जुड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं प्रत्येक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो संयोग करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, आपकी निश्चित होती है, ठीक है ना। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कह रहा है, वापस समझे कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़कर एक से अधिक यौगिक बनावे तो वहाँ पर उस तत्व का दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ जो जुड़ेगा तो अनुपात होगा द्रव्यमानों का सरल, यानी कि वे सरल अनुपात के रूप में जुड़ते हैं। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला लॉ है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। जब दो गैसें आपस में क्रिया करें और क्रिया करती है तो एक गैस का आयतन दूसरे गैस के निश्चित आयतन के साथ क्या करता है, संयोग करता है। तो ये नियम ये कहता है कि गैसें उनके आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है, और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस ही है, दो गैसें क्रिया करी और उत्पाद भी क्या बन रहा है, आपका गैस है, तो उत्पाद का आयतन भी उनके आयतन के सरल अनुपात में होगा। शर्त क्या होगी कि सभी का आयतन आप समान ताप व दाब पर कैलकुलेट करें, क्योंकि आयतन ताप और दाब के साथ बदलता है। अगर आप ताप को स्थिर रखते हैं और फिर अगर आप दो गैसों की क्रिया करवाते हैं तो एक गैस के दूसरी गैस के साथ जो क्रिया होगी तो वहाँ पर दोनों गैसों का जो आयतन उत्पाद के लिए काम में लिया जाएगा निर्माण में, वह सरल अनुपात में होगा। एक उदाहरण के द्वारा देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आप नाइट्रोजन कितनी ही ले लें, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कितनी पात्र में पड़ी हुई है, लेकिन जब उनकी क्रिया होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 मोल यानी कि 1 वॉल्यूम मैंने किसका लिया है,
नाइट्रोजन का, तो उसके साथ 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का क्या करेगा, 3 आयतन हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ने वाली है। जैसे अगर आप 100 ml नाइट्रोजन लेते हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी वो 300 ml जुड़ेगी। और उत्पाद भी यदि गैस है जैसे अमोनिया है तो इसका भी अनुपात आपका सरल होगा, तो ये आपका 2 मोल यानी कि 2 वॉल्यूम इसके मिलेंगे। 1 आयतन इसका, तो इसके 1 आयतन से 3 आयतन हाइड्रोजन जुड़ने वाली है। ओके, जैसे आपने इसको मैं थोड़ा यूँ देखें आप कि नाइट्रोजन जैसे मैंने 100 ml रखी है, नाइट्रोजन कितनी है 100 ml और हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 500 ml है। तो आप देखेंगे कि 100 ml नाइट्रोजन इसके 300 ml से क्रिया करेगी 1:3 में, बाकी का 200 ml आपका बचा रह जाएगा। कहने का मतलब जब 2 गैसें क्रिया करके उत्पाद बनाती है तो वहाँ पर जो बनने वाली उत्पाद है उसमें उन गैसों के अवयवी तत्व जो है उनका अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर आपका अनुपात आ रहा है इस केस में 1:3 और आपका इसका अनुपात कितना है 2 उत्पाद का। सेकंड उदाहरण और देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करें। हाइड्रोजन के 100 मोल लिए हैं तो उसके साथ 50 ml 100 ml सॉरी 100 मोल नहीं 100 ml हाइड्रोजन लिए है तो 50 ml उसके साथ क्या जुड़ने वाली है ऑक्सीजन। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बनाएगी यहाँ पर 100 ml H2O का निर्माण कर लेती है। कहने का मतलब एक गैस दूसरे गैस के साथ स्थिर अनुपात में क्रिया करती है। ये स्थिर अनुपात का नियम है लेकिन किसके लिए, गैसों के लिए। ओके, तो ये आपका स्थिर अनुपात यानी कि एक गैस दूसरी गैस के साथ जब क्रिया करे तो एक गैस का दूसरे गैस के साथ क्रिया करने का एक निश्चित रेशो होता है, निश्चित अनुपात होता है और उसी में वो आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब संयोजन के नियमों में 5वां नियम जो है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम जो है आगे जाके ये मोल कंसेप्ट का मेन बना। समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों का समान आयतन लिया जाए तो इसका कहना है कि समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसें हो लेकिन उनका आयतन अगर समान है, वॉल्यूम समान है, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। अवोगाद्रो से पहले बर्जीलियस की संकल्पना थी कि समान व ताप व दाब व समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसने परमाणु की जगह बताया अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो से पहले जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना था कि समान परमाणु परस्पर जुड़कर अणु नहीं बना सकते, यानी कि समान परमाणु आपस में संयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस संकल्पना ने पहली बार बताया कि समान परमाणु यानी कि द्विपरमाणविक धारणा कि जैसे H2O2 तो 2 परमाणु मिलकर क्या बनाया, इन्होंने अणु बनाया। तो उसी संकल्पना में इसने दिया कि अगर आपका ताप दाब समान है और आयतन भी समान है, चाहे गैसें भिन्न भिन्न है, तो वहाँ पर अणुओं की संख्या क्या होगी, इनकी समान होगी। जैसे कि आप एक पात्र के अंदर आयतन समान लिया मैंने, सभी समान आयतन के पात्र हैं और इनमें गैसें भरी हुई है। ठीक है, आयतन समान है, टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट है, सबका समान है और प्रेशर भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये कहता है कि इनमें उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होंगे प्रत्येक गैस के, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो गैस चाहे आपकी डिफरेंट हो, लेकिन अगर ताप और दाब समान है सभी के लिए तो और वॉल्यूम समान है तो इनमें उपस्थित मॉलिक्यूल की संख्या सभी में क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी, सब में समान मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं इस धारणा को कि एसटीपी या एनटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, बच्चों ये होता है क्या है, टेम्परेचर एसटीपी पर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। प्रेशर जो है स्टैंडर्ड प्रेशर वो होता है एक वायुमंडल 1 ATM बराबर 760 mm Hg के ऊपर। ठीक है, तो एसटीपी पर आप अगर 1 मोल मॉलिक्यूल लेते हैं यानी कि अणुओं की संख्या 1 मोल रखी जाए तो टेम्परेचर ये है और प्रेशर ये है, तो उसका वॉल्यूम सदैव कितना आता है 22.4 लीटर। या यूँ कह सकते हैं कि यदि 22.4 लीटर आपका वॉल्यूम है, एक वायुमंडलीय दाब है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वहाँ पर प्रत्येक गैस के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या समान होगी और उन अणुओं की संख्या को क्या नाम दिया गया है, 1 मोल। यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर, एक वायुमंडलीय दाब रखा जाए और गैसों का आयतन कितना रखा जाए, 22.4 लीटर। तो ऐसी स्थिति में उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या जो होगी वो 1 मोल होगी और ये अणुओं की संख्या कांस्टेंट होती है।
और ये कांस्टेंट संख्या जो नंबर्स हैं इसको हम अवोगाद्रो नंबर Na कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर। और ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और यही आपका अवोगाद्रो नंबर होता है। यानी कि प्रत्येक गैस के 1 मोल के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या, चाहे गैस आपकी ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, उनमें अणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होगी। और उस अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। और ये डिजिट आपकी क्या होगी, 6.022, ठीक है ना। 23 लिख सकते हो क्योंकि आगे भी डिजिट है ये, तो 23 इंटू 10⁻23, और ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है। तो ये अवोगाद्रो का नियम या कंसेप्ट था कि गैसें चाहे आपकी भिन्न भिन्न हो, लेकिन समान ताप, समान दाब और समान आयतन होने पर उनमें सब में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक। और मैंने कहा ना, इसके पहले बर्जिलियस ने प्रामाणिक आधार पर कहा था कि समान ताप, दाब और समान आयतन के अंदर उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपका लास्ट जो रूल है रासायनिक संयोग के नियमों में, नंबर 6, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन। ये सिद्धांत जो आया है, इससे पहले के आपके जो 5 नियम थे, जो 5 आपने संयोग के नियम देखे हैं, उन्हीं का ही निष्कर्ष निकाला गया है। डाल्टन ने एक शब्द काम में लिया, एटम। एटम का मतलब होता है नॉन कट, यानी कि जिसको काटा ना जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके। तो उसने पहली चीज़ यही बताई थी कि आपका यूनिवर्स में जो भी द्रव्य है, मैटर है, वह सबसे स्मॉल पार्टिकल के द्वारा बना होता है, जो कि अनकट होता है, अविभाज्य होता है। तो उसका कहना था कि द्रव्य जो होता है अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चाहे पदार्थ कितना ही बड़ा हो, उसकी सूक्ष्मतम जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो आपका क्या होगा, एटम होता है। यानी कि हर पदार्थ एटम से मिलकर बना है, पहला सिद्धांत ये। सेकंड, एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि समान परमाणु का समूह ही आपका क्या होता है, तत्व होता है, ठीक। बाद में इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि जब आप समस्थानिकों की बात करते हैं, जैसे कार्बन 12 तो कार्बन 14, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको कार्बन 12 एक जैसे परमाणु है, लेकिन 14 भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ये आपके क्या है, समस्थानिक जो प्रेजेंट हुए, तो ये थ्योरी का खंडन करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो लार्जेस्ट स्केल पर जो आपके परमाणु पाए जाते हैं किसी तत्व में, वो सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित रासायनिक संयोग कर, जो संयोजन के नियम देखे आपने कि एक निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान संयोग करता है, तो इसका भी कहना यही है कि 2 से अधिक तत्व परस्पर निश्चित रासायनिक संयोग करके अणु या यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि H2+O2, ठीक है, तो H और H निश्चित रासायनिक संयोग करके H2 अणु बनाया, और O तत्व संयोग करके O2 बनाया। या ये जो आपके H2 और O2 बने हैं, ये एक निश्चित रासायनिक संयोग करेंगे 2:1 में, और इन्होंने H2O का अणु बनाया है, ठीक है। आगे जाकर ये अणु और किसी अणु के साथ जुड़कर, तत्व के साथ जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है। तो प्रकृति में जो निर्माण का प्रोसेस है वो ये है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, एटम से ही क्या बने हैं, आपके तत्व या एलिमेंट बने हैं, तत्व से क्या बने हैं, अणु बने हैं, और अणुओं के निश्चित रासायनिक संयोग से क्या मिले हैं, यौगिक, और यौगिकों से क्या मिले, आपके द्रव्य या मैटर या पदार्थ बने हैं, जितने भी नजर आ रहे हैं। तो उसने एक मतलब आप देख लें कि यूनिवर्स के निर्माण के प्रोसेस को बता दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना डिफरेंट हो, सभी के अंदर एटम मौजूद होगा, लास्ट पार्टिकल। और फिर इसकी स्टडी आसान तब हो गई जब आपको एटम की, सारे एटम जो आज तक ज्ञात हैं, तो आपको इतनी सारी चीज़ों का स्टडी करना है। उसके पहले हमने क्या किया, एटम को स्टडी किया, और एटम का जुड़ने का जो क्रम होता है, यानी कि संयोग कैसे करता है, उसके आधार पर हमने केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग से फिर आपकी केमिस्ट्री चालू हुई। ओके, तो इसी ऑर्डर में भी हमको केमिस्ट्री को पढ़ना होता है। अगला जो नियम है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर परमाणु न तो कभी बनता है और न ही वह नष्ट होता है, यानी कि परमाणु परिवर्तन के द्वारा नहीं पैदा होगा नया, और न ही नष्ट होगा। हाँ, केवल उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का मतलब वह किसी दूसरे रूप में प्रकट हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है, जाएगा कहीं नहीं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये CO2 के रूप में प्रकट हो गए, लेकिन इसमें न तो कार्बन नष्ट हुआ है, न ही ऑक्सीजन नष्ट हुआ है। ये आपका डाल्टन की थ्योरी थी, और इसी के आधार पर अब आप रासायनिक संयोग के नियमों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आपने जो नियम पढ़ा है, मैं वापस एक बार ब्रीफ में बता दूं
पहला नियम आपका क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। सेकंड आपका स्थिर अनुपात का नियम था कि एक यौगिक को चाहे आप कहीं से भी प्राप्त करें, उनमें तत्वों का जो रेशो होगा, ठीक है ना, वो निश्चित होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्यूप्रिक कार्बोनेट का। फिर उसके बाद गुणित अनुपात का नियम है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उस तत्व का दूसरे तत्व के साथ जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वह एक सरल अनुपात में होता है। फिर गैलुसे का आयतन संबंधी नियम था गैसों के लिए कि गैसें जब आपस में क्रिया करती है तो वहाँ पर एक गैस का दूसरी गैस के निश्चित आयतन के साथ संयोग होता है और उस आयतन में सरल अनुपात होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जो इसके पहले वाला नियम, 4 नियम ही हो गए। 5वां नियम जो आपने पढ़ा था, याद है क्या था? 5th नियम अवोगाद्रो का नियम कि समान ताप, समान दाब और समान आयतन है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है? एक समान होती है। और एनटीपी पर या एसटीपी पर 760 mm दाब पर 760 mm दाब और आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 22.4 लीटर के अंदर सभी के गैसों के अणुओं की संख्या एक समान होगी और वह संख्या क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है या अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। अवोगाद्रो नंबर का मतलब यही हो गया कि 1 मोल सब्सटेंस में उपस्थित अणुओं की संख्या, उसका क्या होता है? Na होता है 6.023 × 10⁻23, ये आपका नंबर्स होगा, ठीक। और लास्ट इन सभी पर आधारित था आपका डाल्टन का नियम, डाल्टन का परमाणुवाद। तो पहला था कि द्रव्य जो बना है वह सूक्ष्मतम पार्टिकल से बना है, एटम से मिलकर बना है। एक तत्व के अंदर सभी एटम क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित रासायनिक संयोग करके अणु और यौगिकों का निर्माण करते हैं और किसी भी रासायनिक परिवर्तन में परमाणु न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है। तो बच्चों गैसों के नियम आपको समझ में आ गए होंगे, रासायनिक संयोग के नियम सारे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा, लेक्चर होगा, वो होगा मोलर मास, द्रव्यमान आणविक अणुभार के ऊपर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार यानी कि, और उसके अलावा आगे पढ़ेंगे हम अणुसूत्र तुल्यांकी भारों के बारे में, अणुसूत्र के बारे में, मूलानुपाती सूत्रों के बारे में। तो ये सारे ही केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जैसे अणुभार, मोलर मास क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, इन सारी चीज़ों को हमें सीखना होगा, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहेंगे और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।